गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डीके इंग्लिश पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं 13 मई 2022 को होने वाले सीबीएसई एग्ज़ामिनेशन के टर्म 2 का जो एग्ज़ामिनेशन इंग्लिश का होने वाला है, उसमें जो शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने तैयारी कर ली है तो ऐसे आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो रेड ट्रैप सेलर से है। पहला ही क्वेश्चन जिसके आने की संभावना रहती है वो है, हाउ डिड द रेड ट्रैप सेलर अर्न हिज लाइवलीहुड। यानी रेड ट्रैप सेलर अपनी खाना पीना जो है, अपनी आजीविका कैसे चलाया करता था। तो आंसर क्या आ रहा है, द रेड ट्रैप सेलर अर्नड हिज लाइवलीहुड। रेड ट्रैप सेलर अपनी आजीविका कैसे कमाता था, बाय सेलिंग रेड ट्रैप्स। रेड ट्रैप्स सेल करके कमाता था, विच वर प्रिपेयर्ड बाय द मटेरियल। और वो उसके लिए जो मटेरियल लगता था वो कहाँ से आता था, वो इधर उधर से वो भीख मांगा करता था। हिज बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल। उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं था, सो ही हैड टू डू बैगिंग। इसलिए उसे भीख भी मांगनी पड़ती थी, एंड स्मॉल थीवरी, और थोड़ी थोड़ी चोरियां भी करनी पड़ती थी, टू लिव समहाउ, जैसे तैसे ज़िंदा रहने के लिए। ही वॉर टॉर्न क्लोथ्स, और वो फटे हुए कपड़े पहनता था। हिज चीक्स वर संकन, उसके गाल जो है बुरी तरह से पिचके हुए थे। एंड हंगर कुड बी सीन इन हिज आइज़, और उसकी आंखों में क्या दिखाई देती थी, भूख दिखाई देती थी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया, हाउ डिड द रेड ट्रैप सेलर अर्न हिज लाइवलीहुड। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इसी में से है, हाउ डिड द क्रॉफ्टर रिसीव द रेड ट्रैप सेलर। आपको ध्यान ही होगा कि रेड ट्रैप सेलर भटकते भटकते एक क्रॉफ्टर के घर में पहुंच गया था। तो क्रॉफ्टर ने उसको बहुत ही वार्म वेलकम दिया था। क्रॉफ्टर ने उसको वार्म वेलकम क्यों दिया था, क्योंकि क्रॉफ्टर भी अकेला था, उसके बीवी बच्चे नहीं थे। इसलिए जब उसे कोई कंपनी देने के लिए मिल गया तो वो बहुत खुश हुआ। तो द क्रॉफ्टर रिसीव द रेड ट्रैप सेलर वार्मली। रेड ट्रैप सेलर को क्रॉफ्टर ने बहुत वार्म वेलकम दिया था। ही ऑफर्ड हिम शेल्टर, उसने उसे रहने की जगह दी। ही ऑफर्ड हिम पॉरीज, उसे दलिया दिया, तंबाकू रोल दिया। प्लेड कार्ड्स विद हिम, और उसके साथ में कार्ड का गेम भी खेला। बीइंग वेरी इनोसेंट, और इतना इनोसेंट था क्रॉफ्टर कि उसने उसे अपनी पूरी कहानी भी बता दी, अपने जो राज थे वो भी बता दिए। ही शोड हिम हिज 30 क्रोनर्स, और अपने 30 क्रोनर्स भी दिखा दिए, विच ही हैड सेव्ड फ्रॉम हिज प्रोफेशन, जो उसने अपने प्रोफेशन से बचाए थे। और उसका प्रोफेशन क्या था, उसका प्रोफेशन था कि उसने गाय पाल रखी थी। पहले वो आयरन फैक्ट्री में काम करता था और बाद में उसने गाय पाल रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन रेड ट्रैप सेलर वाले में से ही लिया गया है कि वाई डिड एडला गो अगेंस्ट हर फादर व्हेन ही आस्क्ड द पैडलर टू गो। यानी एडला अपने पापा के खिलाफ क्यों चली गई जब उसने पैडलर को जाने से मना कर दिया। यानी ये रेड ट्रैप सेलर, ये क्रॉफ्टर के बाद में क्रॉफ्टर का पैसा चुरा के कहाँ भागा था, आयरन फैक्ट्री में गया था। आयरन फैक्ट्री में वहाँ पर जो उसका आयरन मास्टर था उसने उसको गलत ढंग से पहचान लिया था। उसने पैडलर ने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई, और फिर जब आयरन मास्टर को मालूम पड़ा तो उसने उसको घर से बाहर निकालने का डिसीजन ले लिया। लेकिन ये जो एडला विल्मेंसन थी, ये इसकी डॉटर थी आयरन मास्टर की, ये उसके खिलाफ चली गई थी। तो उसने ऐसा क्यों किया, उसका आंसर देखिए। व्हेन द आयरन मास्टर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, यानी जब आयरन मास्टर को अपनी मिस्टेक का एहसास हुआ, ही आस्क्ड द पैडलर, उसने पैडलर को क्या कहा, टू गो फ्रॉम हिज होम, कि मेरे घर से चले जाओ। बट एडला हिज डॉटर केम इन द पैडलर्स डिफेंस, लेकिन जो एडला जो थी उसकी बेटी, वो पैडलर के डिफेंस में आ गई। शी सैड दैट इट वाज नॉट हिज फॉल्ट, उसने क्या बोला कि ये उसकी गलती नहीं थी, एज ही हैड रिफ्यूज टू कम टू देयर होम, क्योंकि वो तो पहले ही मना कर चुका था कि वो उनके घर में नहीं आएगा। दे हैड फोर्स्ड हिम, उन्होंने ही उसे फोर्स किया था। ही वॉज देयर गेस्ट, वो उनका गेस्ट था। इट वॉज देयर ड्यूटी टू ऑफर हिम कम्फर्ट, इसलिए ये उनकी ड्यूटी बनती है कि वो उसे आराम दें, फूड दें, शेल्टर यानी रहने की जगह दें। शी थॉट दैट द पैडलर वॉज ऑलवेज इन फियर ऑफ पुलिस, और कुछ उसने ह्यूमैनिटी के नाते क्या सोचा कि पैडलर को हमेशा पुलिस का डर बना रहता है। देयरफॉर शी वांटेड टू मेक हिज एटलीस्ट वन डे फ्री ऑफ टेंशन एंड फियर, इसलिए वो चाहती थी कि उसका कम से कम एक दिन तो टेंशन और फियर से मुक्त हो जाए। इसलिए एडला अपने पापा के खिलाफ चली गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नोट हैड द पैडलर लेफ्ट फॉर एडला, व्हाट वाज इट्स इम्पोर्टेंस। यानी पैडलर ने जो है एडला के लिए क्या नोट छोड़ा था और उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी। आपको पता ही होगा
कि लास्ट में जो है एडला के अच्छे व्यवहार से इतना प्रभावित हुआ पैडलर कि वो वहाँ से गया तो उसके लिए कोई नोट छोड़ के गया था। तो क्या था वो नोट? द पैडलर हैड लेफ्ट ए प्रोमिसरी नोट फॉर एडला। पैडलर ने एडला के लिए एक प्रोमिसरी नोट छोड़ा था। प्रोमिसरी नोट का मतलब प्रॉमिस करता हुआ एक नोट जिसमें उसने कुछ प्रॉमिस किया था। थैंकिंग हर, उसे धन्यवाद दिया था फॉर एक्सप्रेसिंग कॉन्फिडेंस इन हिम, कि उसने उसमें कॉन्फिडेंस रखा। ही हैड लेफ्ट ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसने एक छोटा सा रेड ट्रैप छोड़ा। एंड 30 क्रोनर, और 30 क्रोनर के नोट्स भी उसी पेपर में छोड़ दिए। ही रिक्वेस्टेड हर टू रिटर्न द मनी टू द क्रॉफ्टर, उसने रिक्वेस्ट की कि उस पैसे को किसको लौटाया जाए? क्रॉफ्टर को लौटाया जाए। एट द एंड ऑफ द लेटर, लेटर के लास्ट में ही साइंड एज कैप्टन वॉन स्टेहल, उसने कैप्टन वॉन स्टेहल के रूप में साइन किए। विच सिग्निफाइड, जिसका मतलब ये था दैट ही हैड मेड अप हिज माइंड टू बी ए गुड मैन, कि उसने डिसीजन ले लिया था कि वो एक अच्छा आदमी बनेगा। अब अगला क्वेश्चन किस में से है? अगला क्वेश्चन हमारा लेसन है इंडिगो। इंडिगो में राजकुमार शुक्ला एक पीजेंट होता है। तो क्वेश्चन है, हाउ वाज राजकुमार शुक्ला ए रेजोल्यूट मैन? रेजोल्यूट मैन का मतलब जो आदमी बहुत जिद्दी होता है, बहुत दृढ़ निश्चयी होता है, उसे हम रेजोल्यूट आदमी कहते हैं। तो राजकुमार शुक्ला रेजोल्यूट था, कैसे मालूम पड़ा? राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी इन कनेक्शन विद द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय द पीजेंट्स इन चंपारण। राजकुमार शुक्ला को गांधी जी से मिलना था। किस सिलसिले में मिलना था? जो प्रॉब्लम्स पीजेंट्स को यानी किसानों को चंपारण में हो रही थी। गांधी जी आस्क्ड हिम टू वेट फॉर द टाइम, गांधी जी ने उसे कुछ समय इंतज़ार करने के लिए कहा। ही फॉलोड गांधी जी वेर एवर ही वेंट, और वो गांधी जी को जहाँ गांधी जी जा रहे थे वहीं फॉलो कर रहा था। एट लास्ट गांधी जी हैड टू गिव ए स्पेसिफिक डेट एंड टाइम, और लास्ट में क्या हुआ? गांधी जी को एक स्पेसिफिक डेट और टाइम देना पड़ा। इन दिस वे वी कैन से दैट राजकुमार शुक्ला वाज ए रेजोल्यूट मैन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राजकुमार शुक्ला एक रेजोल्यूट आदमी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड गांधी एग्री ऑन द रिफंड ऑफ 25% अमाउंट? गांधी जी 25% अमाउंट के रिफंड पर क्यों एग्री हो गए? आपको पता ही होगा कि गांधी जी ने सारे एविडेंस जुटाए, और एविडेंस जुटाने के बाद में ब्रिटिश कमिश्नर के साथ में उनकी मीटिंग हुई। तो फिर एक कमेटी बैठी, उस कमेटी ने डिसाइड किया था कि जितने भी ये ब्रिटिशर्स हैं इनको सारा पैसा किसानों को वापस देना पड़ेगा, लेकिन कितना? तो उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा कि 50% पर वो लोग एग्री नहीं हुए। तब गांधी जी अचानक से 25% पर ही मान गए। तो ऐसा क्यों मान गए, उसके पीछे क्या कारण थे? तो देखिए, गांधी जी प्रीफर्ड अटैक ऑन द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल देन द अमाउंट ऑफ द रिफंड। यानी गांधी जी को पैसे की चिंता नहीं थी कि कितना पैसा वापस मिलेगा, वो तो ब्रिटिश अधिकारियों के सेल्फ रिस्पेक्ट पर यानी उनके स्वाभिमान पर अटैक करना चाहते थे। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज नॉट इम्पॉर्टेंट, रिफंड का अमाउंट इम्पॉर्टेंट नहीं था। द इम्पॉर्टेंट थिंग वाज, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि दैट द ब्रिटिश हैड टू सरेंडर द पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, कि ब्रिटिश लोगों को लास्ट में आकर अपनी प्रेस्टीज को सरेंडर करना पड़ा। पीजेंट्स आल्सो रियलाइज्ड, और पीजेंट्स को भी समझ में आ गया दैट दे हैड राइट्स, और कि उनके पास में राइट्स थे, अधिकार थे। एंड पीपल टू डिफेंड, और उनके पीछे कोई खड़ा था उनको डिफेंड करने के लिए। दे गॉट रिड ऑफ द फियर ऑफ ब्रिटिश, और उनको ब्रिटिश के फियर से मुक्ति भी मिल गई। दैट दे डेवलप्ड ए कन्विक्शन, और उन्होंने एक कन्विक्शन डेवलप कर लिया दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर दैम इन देयर ओन कंट्री, कि ब्रिटिश लोग उन्हें उनके कंट्री के अंदर डिफीट नहीं कर सकते, उनको ऑर्डर नहीं कर सकते। तो अब तक तो ब्रिटिशर ही पैसे लिया करते थे, तो पहली बार उनको रियलाइज़ हुआ कि वो ब्रिटिश वाले लोगों से भी पैसा ले सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड गांधी जी रिफ्यूज़ टू टेक द हेल्प ऑफ चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज़? ये जो चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज़ था, ये गांधी जी का बहुत बड़ा भगत था, और ये गांधी जी के साथ में उनके मिशन में शामिल होना चाहता था। तो लेकिन इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी गांधी जी से बात करने की, तो इसने किसी को कहा, तो उसने गांधी जी से बात की कि क्यों ना हम इस अंग्रेज़ को भी अपनी टीम में मिला लें। तब गांधी जी ने उनको धाड़ दिया था, गांधी जी ने उनको डांट दिया था। तो ये चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज़ कौन था? ही वाज ए पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट कौन होता है? जो दुनिया की शांति के लिए कोशिश करता, तो वो एक पैसिफिस्ट था। हु हैड डेवलप्ड ए ग्रेट लाइकिंग फॉर गांधी जी, जिसको गांधी जी बहुत पसंद आ गए थे। द लॉयर फ्रेंड्स ऑफ गांधी जी थॉट, जो गांधी जी के वकील दोस्त थे उनको लगा इट वाज़ ए गुड आइडिया, कि ये बहुत अच्छा होगा टू हैव एन इंग्लिशमैन, कि हम एक इंग्लिशमैन को अपनी तरफ इंक्लूड कर लेते हैं, फाइटिंग अगेंस्ट इंग्लिशमैन, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ ही लड़ेगा ऑन देयर बिहाफ, उनकी तरफ से।
एंड्रयूज आल्सो वॉज विलिंग, एंड्रयू की भी इच्छा थी बट गांधी जी रिफ्यूज, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार दिस वुड शो द वीकनेस ऑफ देयर हार्ट, कि इससे उनकी जो हार्ट की वीकनेस है वो सामने आ जाएगी। दे वर फाइटिंग फॉर ए जस्ट कॉज, यानी हार्ट की वीकनेस कैसे सामने आ जाएगी कि लोगों को ऐसा लगेगा कि इनको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए भी किसी अंग्रेज़ की ज़रूरत है, ये अपने आप नहीं लड़ सकते। दे वर फाइटिंग फॉर ए जस्ट कॉज, और गांधी जी का कहना था कि वो जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं वो बहुत सही रीजन है, देयर फॉर दे शुड रिलाई ऑन दैमसेल्व्स, इसलिए उनको अपने आप पे भरोसा करना चाहिए, किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, गांधी जी ने लॉयर्स को क्यों डांटा? गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स, गांधी जी ने लॉयर्स को डांटा बिकॉज दे वर चार्जिंग ए बिग फी फ्रॉम द पुअर पीजेंट्स, क्योंकि वो गरीब किसानों से बहुत ज़्यादा फीस ले रहे थे। ही आल्सो रेज्ड ए क्वेश्चन ऑन द कोर्ट केसेस, उसने कोर्ट केस के ऊपर भी क्वेश्चन उठाया। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार क्या था कि ऑल द पीजेंट्स वर फियर स्ट्रिकन, कि ये सारे के सारे किसान डर से जकड़े हुए थे। कोर्ट केसेस वुड नॉट बी हेल्पफुल, कोर्ट केसेस का कोई मतलब नहीं है जब तक कि इनका फियर, इनका डर बाहर नहीं आ जाए। इसलिए उन्होंने लॉयर्स को डांटा कि पहले तो इनका डर भगाओ, इतनी बड़ी बड़ी फ़ीस इनसे चार्ज मत करो, कोर्ट केसेस का इनके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगला जो 9th क्वेश्चन है, ये आपकी पोएम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसे जॉन कीट्स ने लिखा है, उसमें से लिया गया है। विच थिंग्स कॉज सफरिंग एंड पेन, यानी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कीट्स के अकॉर्डिंग पेन क्रिएट करती हैं, पीड़ा क्रिएट करती हैं। तो वो लिखा हुआ द डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। ये निराशा कहाँ से आती है? द शॉर्टेज ऑफ नोबल पीपल इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में अच्छे लोग हैं नहीं। सैड डेज, दिन बुरे हों तो वो भी डिसअपॉइंटमेंट लेकर आता है। अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज बीइंग यूज्ड बाय पीपल इन सर्च ऑफ मनी एंड फेम, पैसे के लिए और फेम के लिए जो लोग भाग रहे हैं इधर उधर और गलत तरीके यूज़ कर रहे हैं, ये ऐसे फैक्टर हैं जो दुनिया में सफरिंग भी लेकर आते हैं और पेन भी लेकर आते हैं। फिर लास्ट में है एक्सप्लेन द मेटाफर यूज्ड इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम जो है उसमें एक मेटाफर यूज़ किया गया है, जिसमें लास्ट में जॉन कीट्स ने ब्यूटी को एक फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक बताया है, विच इज़ बीइंग पावर्ड ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, जिसे भगवान हमारे ऊपर आसमान के किनारे से, स्वर्ग के किनारे से गिरा रहा है। तो द पोएट हैज़ यूज्ड ए ब्यूटीफुल मेटाफर ऑफ ए फाउंटेन इन द पोएम। तो पोएट ने यहाँ पर पोएम के अंदर एक ब्यूटीफुल मेटाफर यूज़ किया है, जो किसका है? जिसमें एक फाउंटेन दिखाया गया है, ब्यूटी को एक फाउंटेन से कंपेयर किया गया है। द ब्यूटी हैज़ बीन कंपेयर्ड विथ ए फाउंटेन, ब्यूटी को कंपेयर किया गया है एक फाउंटेन के साथ में, विच इज़ बीइंग पावर्ड बाय द अलमाइटी गॉड, जिसे भगवान ऊपर से उंडेल रहे हैं फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, हेवंस बैंक। हेवन ब्रिंक भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं। ब्रिंक का मतलब भी किनारा है और बैंक का मतलब भी किनारा है। दिस फाउंटेन इज़ इमोर्टल, ये फाउंटेन क्या है? इमोर्टल है। दैट मीन्स इट विल नेवर एंड, इसका मतलब क्या है कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आंट जेनिफर्स टाइगर्स में से है, जिसे एड्रीन रिच ने लिखा है। तो क्वेश्चन क्या है? हाउ आर आंट जेनिफर्स टाइगर्स डिफरेंट फ्रॉम आंट जेनिफर। आंट जेनिफर ने जो टाइगर बनाए हैं वो आंट जेनिफर से अलग कैसे हैं? और यही क्वेश्चन बदल के ऐसे भी आ सकता है कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द टाइगर्स ऑफ आंट जेनिफर विद आंट जेनिफर, यानी आंट जेनिफर के टाइगर को कंपेयर करो किसके साथ में? आंट जेनिफर से। तो देखो, आंट जेनिफर इज़ वीक, आंट जेनिफर तो कमज़ोर है, एंड अफ्रेड ऑफ द अंकल, और अंकल से डरती है। बट हर टाइगर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसने जो टाइगर्स बनाए हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। दे डू नॉट फियर एनीबडी, उनको किसी का डर नहीं लगता। दे आर करेजियस, वो करेजियस हैं, एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस बहुत अप है। वाइल आंट जेनिफर लैक्स कॉन्फिडेंस, जबकि आंट जेनिफर में कॉन्फिडेंस की कमी है। शी फियर्स द अंकल सो मच, वो अंकल से इतना डरती है दैट हर फिंगर्स आर फ्लटरिंग, कि उसकी फिंगर्स काँप रही हैं। वाइल शी वीव्स टाइगर्स अक्रॉस द पैनल, जब वो टाइगर्स बुन रही होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द लाइन द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। ये भी आपके आंट जेनिफर्स टाइगर्स में से लिया गया है। तो इस लाइन का मीनिंग एक्सप्लेन करना है। मैसिव यानी ह्यूज वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। दिस लाइन मीन्स दैट द मैरिज ऑफ आंट जेनिफर विद द अंकल हैज़ ब्रॉट नथिंग फॉर हर एक्सेप्ट सोरो, टॉर्चर, फियर एंड सफरिंग।
इस लाइन का क्या मतलब है? वेडिंग बैंड का मतलब है मैरिज। तो इस लाइन का मतलब ये निकलता है कि आंट जेनिफर की जो अंकल के साथ में शादी हुई है उससे उसे कुछ नहीं मिला है सिवाय दुख के, पीड़ा के, डर के और सफरिंग्स के। द आंट हैज़ वॉर्न द मैरिज रिंग ऑन हर फिंगर। आंट ने अपनी फिंगर पर क्या पहना है? मैरिज रिंग पहनी है। विच अपीयर सो हैवी, जो इतनी उसको भारी लगती है टू द आंट को, एज हर लाइफ विद द अंकल हैज़ बिकम इनटॉलरेबल। तो फिंगर पर जो रिंग है वो भारी होने का क्या मतलब है? उसकी ज़िंदगी भारी हो चुकी है, उसकी लाइफ भारी हो चुकी है, इतनी भारी हो चुकी है कि वो अंकल के साथ में अब नहीं काट सकती अपनी ज़िंदगी, इनटॉलरेबल, असहनीय हो चुकी है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ये जो क्वेश्चन है ये आपके शुड विज़र्ड हिट मॉमी, ये लेसन का टाइटल है, वहाँ से लिया गया है। तो व्हाट वाज द यूजुअल प्लॉट ऑफ द स्टोरी विच जैक टोल्ड टू एवरी सैटरडे? जैक टोल्ड जो एवरी सैटरडे। जैक हर सैटरडे को जैक यानी पिता, जो डॉटर, मतलब पिता हर मतलब अपनी डॉटर को हर सैटरडे को एक कहानी सुनाया करते थे। तो उस कहानी का प्लॉट एक ही हुआ करता था, कहानी के कैरेक्टर्स बदलते रहते थे। तो एवरी स्टोरी ऑफ जैक रैन ऑन द सेम प्लॉट। स्टोरी जो जैक की हर कहानी वो उसका प्लॉट एक ही हुआ करता था। क्या हुआ करता था? देर वॉज एन एनिमल इन हिज स्टोरी। उसकी स्टोरी में एक एनिमल हुआ करता था विद द नेम ऑफ रोज़र, जिसका नाम रोज़र हुआ करता था। समटाइम्स इट वाज रोज़र चिपमंक, कभी ये रोज़र चिपमंक बन जाता, कभी ये रोज़र फिश बन जाता। इट हैड ए प्रॉब्लम, इसकी कोई प्रॉब्लम होती। इट वुड गो टू एन आउल, फिर ये एक आउल के पास जाता। द आउल वुड सेंड हिम टू द विज़र्ड, आउल उसे विज़र्ड के पास भेजता। द विज़र्ड वुड सॉल्व हिज प्रॉब्लम, फिर विज़र्ड उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता। ही वुड आस्क फॉर पेमेंट, फिर वो पेमेंट मांगता। विच वाज मोर देन व्हाट रोज़र हैड, वो हमेशा रोज़र के पास जितने पैसे होते उससे ज़्यादा होता। द विज़र्ड वुड टेल द वे फॉर गेटिंग द एक्स्ट्रा मनी, फिर विज़र्ड उसे बताता कि एक्स्ट्रा मनी कहाँ से मिलता। फिर वो एक्स्ट्रा मनी दे के रोज़र वुड रिटर्न हिज होम हैप्पीली, रोज़र की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती और वो घर लौट के आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स जैक फील कॉट इन अगली मिडिल कंडीशन। जैक जो लेसन के लास्ट में अपने आप को एक अगली मिडिल कंडीशन में फील करता है। क्यों फील करता है? देखिए, जैक टेल्स हिज डॉटर जो ए स्टोरी एवरी सैटरडे। जैक जो को हर सैटरडे को एक कहानी सुनाता है टू मेक हर स्लीप, उसे सुलाने के लिए। हिज वाइफ क्लेयर इज़ 6 months प्रेग्नेंट। उसकी वाइफ क्लेयर 6 महीने प्रेग्नेंट है। ही वांट्स टू हेल्प हर, वो उसकी हेल्प करना चाहता है। फॉर दैट, लेकिन उसके लिए जो मस्ट स्लीप, जो को सोना ही चाहिए। बट द गर्ल इज़ 4 years ओल्ड, लेकिन लड़की 4 साल की हो चुकी है। शी डज़ नॉट स्लीप ईजीली, वो इजीली सो नहीं पाती है। एंड पॉजेज सम रैशनल क्वेश्चंस, और अपने पापा के सामने कुछ बड़े ही लॉजिकल क्वेश्चंस पुट अप करती है विच आर डिफ़िकल्ट टू आंसर, जिनका आंसर देना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कहानी सुनाते वक्त। ही वांट्स हिज डॉटर, वो चाहता है कि डॉटर सो जाए ताकि वो अपनी वाइफ की हेल्प कर सके। वो एक तरफ ये भी चाहता है कि कहानी सुनते हुए वो कुछ मॉरल सेंस डेवलप करे, लेकिन जो क्या होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ हैप्पीनेस को प्रेफर करती है, वो मॉरल सेंस को प्रेफर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज़ जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड वाई। जो स्टोरी का एंड कैसे चाहती है और क्यों चाहती है? जो वांट्स द विज़र्ड टू हिट मॉमी बैक, जो चाहती है कि विज़र्ड मॉमी को वापस हिट करे। शी फील्स दैट रोजर स्कंक हैज़ ए वैलिड रीज़न, उसको लगता है कि रोजर स्कंक का एक रीज़न वैलिड है टू चेंज हिज स्मेल, कि उसकी स्मेल चेंज की जानी चाहिए। एज अदर चिल्ड्रन डू नॉट प्ले विद हिम, क्योंकि दूसरे बच्चे उसके साथ में नहीं खेलते हैं। बिकॉज ऑफ हिज स्टिंकिंग स्मेल, उसकी स्टिंकी स्मेल के कारण, उसकी बदबूदार जो गंदी बदबू है उसके कारण उसके साथ बच्चे नहीं खेलते हैं। हिज मॉमी हिट द विज़र्ड, उसकी मॉमी ने विज़र्ड को हिट किया। एंड आस्क्ड हिम टू चेंज हिज स्मेल बैक टू ओरिजिनल, और विज़र्ड को क्या बोला कि उसकी स्मेल वापस ओरिजिनल पर लाई जाए। चिल्ड्रन वुड नॉट प्ले विद हिम, लेकिन बच्चे उसके साथ में इस स्थिति में नहीं खेलेंगे। सो शी वांटेड द विज़र्ड टू हिट मॉमी बैक, इसलिए वो चाहती थी कि विज़र्ड मॉमी को हिट करे और उसकी जो रोजेज वाली स्मेल है वो आ जाए ताकि बच्चे उसके साथ में खेल सकें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द फेस ऑफ इट, डैरी और मिस्टर लैम से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है वाई इज़ डैरी सो डिसअपॉइंटेड विद लाइफ। डैरी अपनी ज़िंदगी से इतना डिसअपॉइंटेड क्यों है? तो देखिए, डैरी हैज़ गॉट हिज फेस बर्न्ड, डैरी का जो चेहरा जला हुआ बिकॉज ऑफ एसिड, एसिड के कारण।
ही इज़ वेरी डिप्रेस्ड, वो बहुत डिप्रेस्ड है, एज हिज मदर डज नॉट किस हिम ऑन दैट साइड, कि उसकी माँ भी उसे उस साइड पर किस नहीं करती। हिज पेरेंट्स आर वरिड अबाउट हिज फ्यूचर, उसके पेरेंट्स भी उसके फ्यूचर के बारे में वरिड हैं। ही फील्स एवरीबडी इज़ लाफिंग एट हिम, उसको लगता है कि सब लोग उसकी तरफ स्टेयर कर रहे होते हैं और उस पर हंस रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम हिज फेस हैज़ ईटन हिज कॉन्फिडेंस, उसके अनुसार उसका चेहरा जो है, उसके चेहरे के कारण उसका कॉन्फिडेंस चला गया है। ही इज़ रियली डिसअपॉइंटेड विद लाइफ, वो ज़िंदगी से बहुत निराश है। फ्रैक्शंस ऑफ पॉजिटिव थाट्स डू नॉट चेंज हिज मेंटेलिटी, तो कुछ पॉजिटिव थाट्स उसकी मेंटेलिटी को चेंज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डज़ द पॉजिटिविटी ऑफ मिस्टर लैम ब्रिंग ए चेंज इन डायरी। मिस्टर लैम की पॉजिटिविटी डायरी में किस तरह से चेंज लेकर आती है। लाइक डैरी के जैसे, मिस्टर लैम्ब इज़ आल्सो डिसेबल्ड, मिस्टर लैम्ब भी डिसेबल्ड है। डैरी हैज़ गॉट हिज फेस बर्न्ट, डैरी का चेहरा जला हुआ है एसिड के कारण। एंड मिस्टर लैम्ब हैज़ लॉस्ट हिज लेग, और मिस्टर लैम्ब की टांग युद्ध में एक्सप्लोड हो गई थी। डैरी इज़ फुल ऑफ नेगेटिव थाट्स, लेकिन डैरी जो है उसके दिमाग में हमेशा नेगेटिव थाट्स आते हैं। वाइल मिस्टर लैम्ब इज़ वेरी पॉजिटिव टूवर्ड्स लाइफ, जबकि मिस्टर लैम्ब लाइफ के प्रति बहुत पॉजिटिव है। ही कीप्स अप डाइवर्टिंग द अटेंशन ऑफ डैरी, वो लगातार डैरी की अटेंशन डाइवर्ट करते रहते हैं टूवर्ड्स पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव चीज़ों की ओर। द पर्सनालिटी ऑफ मिस्टर लैम्ब इज़ आल्सो फुल ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशन, और मिस्टर लैम्ब की जो पर्सनालिटी है वो पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरी हुई है। एट लास्ट में क्या होता है, डैरी इज़ अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिविटी ऑफ मिस्टर लैम्ब, डैरी जो है मिस्टर लैम्ब की पॉजिटिविटी से अट्रैक्ट हो जाता है और फिर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दोज थिंग्स विच पॉइंट टूवर्ड्स द फैक्ट दैट डैरी हैज़ चेंज्ड, यानी इस लेसन में आपको कौन कौन से ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं जिससे आपको मालूम पड़ता है कि डैरी चेंज हो चुका है। तो वो सिग्नल्स कौन कौन से हैं। एट द एंड ऑफ द स्टोरी के एंड में डैरी रिटर्न्स बैक टू मिस्टर लैम्स हाउस, डैरी मिस्टर लैम के घर पर वापस लौट कर आता है। तो ये भी बड़ी बात है लौट के आना, क्योंकि वो पहले मिस्टर लैम को पूरी तरह से पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन अब उसे मिस्टर लैम में इतना इंटरेस्ट हो गया था कि वो लौट के वापस आया था। हिज मदर फियर्स ऑफ मिस्टर लैम, उसकी माँ मिस्टर लैम से नफ़रत करती, डरती है। शी डज़ नॉट अलाउ हर टू गो टू हिज हाउस, वो उसे शी डज़ नॉट अलाउ हिम, वो उसे अलाउ नहीं करती है टू गो टू हिज हाउस, कि वो उसके घर जाए। बट ही डिफाइज हर, लेकिन डैरी फिर भी उसकी जो माँ की इच्छा होती है उसके खिलाफ जाता है। इट इज़ द पॉजिटिविटी ऑफ मिस्टर लैम, ये मिस्टर लैम की पॉजिटिविटी है जो उसे अट्रैक्ट करती है। व्हेन मिस्टर लैम इज़ डेड, जब मिस्टर लैम मर जाते हैं, ही वीप्स एट हिज बॉडी, वो उसकी बॉडी पर रोता है। विच क्लियरली सिग्नल्स ऑफ हिज ट्रांसफॉर्मेशन, जो क्लियर कट सिग्नल करता है कि वो बदल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इवांस ट्राइज एन ओ लेवल में से हैं। आपको बता दूं कि ये शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर 30 to 40 वर्ड्स में लिखे जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, वाई डिड द गवर्नर ऑफ द प्रिजन गिव ए कॉल टू द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड। जो प्रिजन का गवर्नर था उसने एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को फ़ोन क्यों किया था। तो द गवर्नर ऑफ द प्रिजन के गवर्नर ने सेक्रेटरी को कॉल किया था टू रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट करने के लिए। क्या रिक्वेस्ट थी, टू अरेंज ए स्पेशल एग्जामिनेशन, कि एक स्पेशल एग्जामिनेशन अरेंज करना है किसके लिए, जेम्स रोडेरिक इवांस के लिए, जो कि एक प्रिजनर है, कैदी है, हु वाज डूइंग द ओ लेवल कोर्स इन जर्मन लैंग्वेज, जो कि जर्मन लैंग्वेज के अंदर ओ लेवल कोर्स कर रहा है। ही टोल्ड हिम सम मोर थिंग्स अबाउट इवांस, उसने उसे इवांस के बारे में कुछ और बातें भी बताई। ही रिक्वेस्टेड हिम टू सेंड द इन्विजिलेटर, उसने उससे रिक्वेस्ट किया कि एक इन्विजिलेटर भेजें प्रिजन के अंदर ही, क्योंकि प्रिजनर बहुत डेंजरस है, उसे बाहर ले जाकर एग्ज़ाम नहीं दिलाया जा सकता, इसलिए उसका एग्ज़ाम जेल के अंदर ही होना चाहिए। ही हैड एन इमेज ऑफ फ्रीक्वेंट एस्केपर फ्रॉम जेल्स, इवांस की जो इमेज थी वो इस तरह की बनी हुई थी कि ये बार बार जेल को तोड़कर भाग जाता है, इसलिए उसका एग्ज़ाम जेल के अंदर ही कराना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशंस वर टेकन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ओ लेवल का, उससे पहले क्या क्या प्रिकॉशंस ली गई थी। द सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ द प्रिजन वाज रिव्यूड बाय द गवर्नर, जो सिक्योरिटी सिस्टम था प्रिजन का उसे गवर्नर ने रिव्यू किया था। इट वाज डिसाइडेड टू कीप इवांस इन एन ओवल सेल, और ये डिसीजन लिया गया था कि इवांस को एक अंडाकार सेल में रखा जाएगा, एंड 3 लेयर सिक्योरिटी, और उसे 3 लेयर सिक्योरिटी दी जाएगी। द सेल ऑफ इवांस वाज कम्प्लीटली सर्च्ड, इवांस की जो
इवांस की जो कोठरी थी जिसमें उसे रखा गया था उसे पूरी तरह से सर्च किया गया था। एंड इट वाज एंश्योर्ड, और ये पूरी तरह से इंश्योर किया गया दैट ही डिड नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट, कि उसके पास में कोई ऐसी चीज़ ना हो विच कुड हार्म द इन्विजिलेटर, जो इन्विजिलेटर को नुकसान पहुंचा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द गवर्नर रीच टू इवांस, गवर्नर इवांस के पास में कैसे पहुंचा। देखो, द गवर्नर न्यू जर्मन, इवांस भाग गया था फिर भी गवर्नर ने उसे पकड़ लिया था, तो कैसे पहुंचा उसके तक। द गवर्नर न्यू जर्मन, गवर्नर को थोड़ी बहुत जर्मन आती थी। आफ्टर इवांस स्कैप्ड, जब इवांस चला गया, द गवर्नर रिकॉल्ड ऑल द थिंग्स, गवर्नर ने सारी चीज़ों को रिकॉल किया। रिकॉल क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या क्या घटनाएं हुई थी, उसने उन सब चीज़ों को रिकॉल किया। ही स्टडीड द करेक्शन स्लिप, उसने करेक्शन स्लिप को पढ़ा। इट हैड द एड्रेस ऑफ द होटल, इसमें होटल का एड्रेस था जहाँ इवांस वाज सपोज टू स्टे आफ्टर स्कैपिंग, इवांस रुकने वाला था स्कैपिंग के बाद में। तो सब चीज़ों को, कोड्स को उसने डिकोड करके एट लास्ट उस होटल के एड्रेस पर पहुंच लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। तो ये कुल मिला के 21 क्वेश्चंस हैं जो यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपनी तैयारी में ऐड कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक इनको नहीं पढ़ा है तो एक अच्छे से इनका रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे या आते हैं एग्ज़ाम में अधिकतर वो सभी इन्हीं क्वेश्चंस के आसपास आते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए ग्रेट एग्जामिनेशन अहेड।